इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन को समझा था। इस वीडियो में हम लोग फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपका बुक का एग्जाम्पल है, फलनों का संयोजन को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय एक कक्षा 10वीं के विद्यार्थी का समुच्चय है। वहाँ पे उनके जो नाम है, मान लीजिए ए बी सी ऐसे नाम है उनके, और यहाँ पे जो हमारे पास समुच्चय बी है उसमें इन विद्यार्थियों के रोल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी एक का रोल नंबर हमारे पास 1 2 3 है, विद्यार्थी बी का रोल नंबर हमारे पास 4 5 6 है, वैसे विद्यार्थी सी का रोल नंबर हमारे पास 7 8 9 है। एग्ज़ाम की गोपनीयता बनाए रखने के लिए या फिर एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे उन्होंने इन रोल नंबरों को एक कोड के रूप में चेंज कर दिया। जैसे उन्होंने यहाँ पे 3 2 1 के रोल नंबर को उन्होंने 3 2 1 में चेंज कर दिया। वैसे हमारे पास जो 4 5 6 था उसको उन्होंने 6 5 4 में चेंज कर दिया। ठीक उसी प्रकार इसको 9 8 7 में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे कोडिंग वाले रोल नंबर का हमारे पास एक समुच्चय बन जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं समुच्चय सी नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो एक फलन था वो प्रत्येक विद्यार्थी को हमको रोल नंबर देता है, उसको मान लेते हैं हम लोग एफ। हम लोग यहाँ पर और एक फलन लेते हैं जो कि हमारे पास जो विद्यार्थी के रोल नंबर को कोडिंग के रूप में दे रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि फलन ये जी है। यहाँ पे जो 3 2 1 है, 6 5 4 है, 8 9 8 7 है, इसको हम लोग कोडिंग वाले रोल नंबर बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं नकली सांकेतिक नंबर। अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास जो ए का प्रतिबिंब हम मान सकते हैं 1 2 3, वैसे बी का प्रतिबिंब हमारे पास 4 5 6 था, सी का 7 8 9 था। वैसे हम लोग मान सकते हैं इस रोल नंबर का जो हमारे पास प्रतिबिंब हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा, वैसे हमारे पास 4 5 6 का हो जाएगा 6 5 4, वैसे हमारे पास 7 8 9 का 9 8 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी रोल नंबर से संबंधित है और जो हमारे पास रोल नंबर है वो नकली वाले रोल नंबर से संबंधित है। तो हम लोग बोल सकते हैं एट लास्ट, यानी कि लास्ट में कि जो विद्यार्थी है वो सीधे हमारे पास नकली वाले रोल नंबर से संबंधित है। हम इसी को गॉस फलन से निरूपित करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, हमारे पास एफ तो पहले फलन था, हमारे पास जी तो बाद में आया था, फिर हमने यहाँ पे जी में, तो हमारे पास गॉफ में पहले जी क्यों आ गया, हमारे पास एफ क्यों नहीं आया। तो इसको आइए समझते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एफ फलन था हमको यहाँ पर ए का प्रतिबिंब दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे जो एफ ए का मान है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 ए का ही प्रतिबिंब है, तो हम लोग इसको एफ ए लिख सकते हैं बराबर 1 2 3। वैसे हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ बी बराबर 4 5 6। वैसे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सी का प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ सी बराबर 7 8 9। वैसे हमारे पास यहाँ पे जो 1 2 3 है उसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ फलन था इसलिए यहाँ पे एफ ए लिखे थे हमने। वैसे हमारे पास यहाँ पे जी फलन, तो हम लोग इसको लिखेंगे जी ऑफ 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ये जो 3 2 1 था वो 1 2 3 का प्रतिबिंब था। वैसे हम लोग इसको लिखेंगे 4 5 6 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जी ऑफ 4 5 6। वैसे हम इसको लिखेंगे जी ऑफ 7 8 9। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो 1 2 3 है उसका मान कितना हमारे पास, हम लोग उसकी जगह एफ ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जी ऑफ 1 2 3 की जगह लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एफ ए। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एफ ए। वैसे हमारे पास यहाँ पे जो 4 5 6 था हम उसकी जगह लिख सकते हैं एफ बी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ बी। वैसे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एफ सी आ जाएगा, और हम लोग इसी को लिखते हैं गॉफ। गॉफ मान लीजिए हमारे पास यदि यहाँ पर समुच्चय एम एक्स होता तो हमको इसका प्रतिबिंब क्या मिल जाता, हमको यहाँ पर मिल जाता बी में एफ एक्स मिल जाता। वैसे हमारे पास यहाँ पे फलन एफ था इसलिए हमको यहाँ पे एफ एक्स मिला। वैसे हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फलन जी है और हम लोग जो फलन है हम लोग बी से सी में परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो भी एफ एक्स होगा उसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉफ फलन बोलते हैं हम इसको, या फिर इसको गॉफ बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम इसको गॉफ एक्स बी लिखते हैं। इसको हम लोग जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं। वैसे हमारे पास होता है फॉक फलन। फॉक फलन तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। आइए हम लोग फॉग फलन और गॉफ फलन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 15 में हमारे पास एक फलन परिभाषित है जो कि 2 3 4 5 से 3 4 5, और हमारे पास जो जी फलन है वो 3 4 5 9 से 7 11 15 में परिभाषित है। और हमारे पास जो F2 का प्रतिबिंब 3 है, F3 का प्रतिबिंब 4 है, वैसे F4 और F5 का 5 है, G3 का और G4 का हमारे पास 7 है, और G5 G9 का 11 है। तो हमको यहाँ पर गॉफ याद करना है। 2 का प्रतिबिंब हमारे पास दिया हुआ है 3, वैसे हमारे पास 3 का प्रतिबिंब दिया हुआ है हमारे पास 4 का, और 5 का प्रतिबिंब हमारे पास दिया हुआ है 5।
4 और 5 का हमारे पास प्रतिबिंब 5 ही है। वैसे हमारे पास जो G3 और G4 का जो प्रतिबिंब है, यानी कि हमारे पास जो 3 और जो 4 का प्रतिबिंब हमारे पास दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। 3 और 4 का 7 दिया हुआ है और हमारे पास 5 और 9 का दिया हुआ है 11। 5 और 9 का हमारे पास प्रतिबिंब 11 दिया हुआ है। और हमारे पास जो फलन है यहाँ पर F फलन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास G फलन है। हमको यहाँ पर गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ या हमारे पास हमको ज्ञात करना है G ऑफ Fx ज्ञात करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको G ऑफ Fx। तो हमको इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। और हमने इसके पहले एग्जांपल में समझा था, यहाँ पे जो x वैल्यू थी हम लोग कहाँ से रखते थे, हम लोग यहाँ पे जो x वैल्यू है वो सबसे शुरू वाले समुच्चय से रखते थे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे रखे थे ना, यहाँ पे हमने x रखे थे तो हमारे पास fx हो गया था हमारे पास, और यहाँ पे g ऑफ fx था। तो हमने जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर g ऑफ fx में हमारे पास x से आएगी, मतलब पहले समुच्चय से आएगी। वैसे हम लोग यहाँ पर x की जगह 2, 3, 4 और 5 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले समुच्चय में हमारे पास 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कॉफ x को ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको g ऑफ f2 मिल जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा g, और हमारे पास f2 की वैल्यू दी हुई है 3 है हमारे पास f2 की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3। और हमको g3 की वैल्यू भी दी हुई है, हमारे पास कितनी है, g3 और g4 की वैल्यू 7 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7, यानी कि हमारे पास g ऑफ f2 निकल गया 7। अब हम लोग निकालेंगे g ऑफ f3, तो 3 रखेंगे हम लोग। अब हम लोग x की जगह 3 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी हमको। हमारे पास यहाँ पे जो f3 की वैल्यू है वो हमको दी हुई है 4, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 4, और हमारे पास g4 की वैल्यू दी हुई है 7 ही है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। अब हम देखते हैं f4 की वैल्यू देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे f4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे g ऑफ 5, यानी कि हमारे पास g5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 11। वैसे हमारे पास जो लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा g f ऑफ 5। हमारे पास यहाँ पे जो f5 है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5, तो हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा 5, यानी f5 की जगह हमने 5 लिख दिए, और हमारे पास g5 की वैल्यू होती है 11, तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 11, यानी कि हमने गॉफ फलन निकाल लिया। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फलन f है वो r से r में परिभाषित है, g भी r से r में परिभाषित है। हमारे पास फलन fx की वैल्यू दी हुई है cos x, और gx की वैल्यू दी हुई है 3x²। तो हमको यहाँ पर गॉफ और फॉग को ज्ञात करना है, साथ ही हमको सिद्ध करना है कि जो गॉफ की वैल्यू होती है वो फॉग की वैल्यू के बराबर नहीं होती। हमारे पास फलन fx की वैल्यू दी हुई है cos x, और gx की वैल्यू दी हुई है 3x²। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गॉफ फलन निकालते हैं सबसे पहले, और हमको पता है हम लोग गॉफ को लिख सकते हैं g ऑफ fx, और जिसको लिखा जा सकता है g fx। अब हम उसको लिख सकते हैं g, और यहाँ पे हमारे पास क्या है fx की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास cos x, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर cos x आ जाएगा यहाँ पर। यदि यहाँ पे x था तो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर था, यदि हमारे पास यहाँ पे x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था। अब यहाँ पर जो x की जगह हमारे पास आ गया यहाँ पर cos x, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा cos x, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था ना, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा cos x का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब हम निकालते हैं फॉग को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम लोग फॉग यानी कि f ऑफ gx भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर हम इसको f gx भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो gx का फलन का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3x² है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा f, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास यदि यहाँ पर x था यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर x था, अब यहाँ इस जगह में हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी 3x का स्क्वायर है, तो हमारे पास भी यहाँ पे जो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर cos, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। गॉफ की वैल्यू हमारे पास है 3 cos स्क्वायर x, और हमारे पास फॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई cos 3x का स्क्वायर, यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो गॉफ की वैल्यू है वो फॉग की वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी हमने सिद्ध कर दिया। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फलन की वैल्यू दी हुई है 3x + 4/5x - 7 है। हमारे पास जो फलन है वो r
-7/5 से r -3/5 में परिभाषित है। और हमारे पास जो जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 7x + 4/5x - 3 है, जो कि हमारे पास r -0.4 से r -7/5 में परिभाषित है। हमको सिद्ध करना है फॉग बराबर IA और गॉफ बराबर IB होता है। यहाँ पे जो IA और IB हमारे पास क्या है, तत्समक फलन है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं तत्समक फलन क्या होता है। यदि हम लोग यहाँ पर गॉफ फलन में x लेते हैं तो हमारे पास यदि लास्ट में इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x ही आ जाए, वैसे धीरे हम लोग यहाँ पर फॉग फलन लेते हैं और इसको सॉल्व करने पर यदि हमारे पास आखिरी में x ही आ जाए तो हम इस फलन को बोलते हैं एक तत्समक फलन। यानी कि हमने यहाँ पे x लिए फलन में तो हमारे पास x ही आ गया, वैसे हमारे पास हमने फलन में x लिए तो हमारे पास x ही आ गया, इसलिए हम लोग इसको एक तत्समक फलन बोलते हैं। आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास a में हम लोग क्या नंबर जोड़े कि हमारे पास क्या आ जाए, a आ जाए तो हम लोग यहाँ पर 0 जोड़ते हैं, बराबर a आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो 0 होता है वो प्लस के सापेक्ष एक तत्समक अवयव होता है। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर a हमारे पास कोई नंबर है और हम लोग देखें कि हम a में क्या इंटू करें या क्या गुणा करेंगे, हमारे पास a ही आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो गुणा के सापेक्ष हमारे पास क्या कहलाता है, एक तत्समक अवयव कहलाता है। क्योंकि हम लोग इस अवयव में, क्योंकि यदि हम लोग 1 में उस अवयव को गुणा करें तो हमारे पास वो अवयव ही आ जाता है, और यहाँ पे प्लस में यदि हम लोग उस अवयव में यदि 0 को जोड़े तो हमारे पास a ही आ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 को प्लस के सापेक्ष एक तत्समक अवयव कहते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर 1 को इंटू के सापेक्ष एक तत्समक अवयव कहते हैं। हमारे पास जो फलन f है वो r -7/5 से r -0.5 में परिभाषित है, और जो फलन g है वो r -0.5 से r -7/5 में परिभाषित है। यहाँ पे हमारे पास r -7/5 एक समुच्चय है, पर इस समुच्चय में हमारे पास 7/5 नहीं है। हमारे पास यहाँ पर -1 भी है, -2 भी है, यानी कि पूरे वैसे अवयव है, 1 भी है, 2 भी है, पॉजिटिव संख्या भी है, हमारे पास पॉइंट वाली संख्या भी है, हमारे पास यहाँ पर अपॉन वाली संख्या भी, पर हमारे पास यहाँ पर 7/5 नहीं है। वैसे हमारे पास यहाँ पर सब चीज़ है, यहाँ पे 7/5 भी है, हमारे पास यहाँ पर -1 भी है, -2 भी है, 1 भी, 2 भी है, 0.5 भी है, सब अंक है, पर हमारे पास यहाँ पे 7/5 भी है, पर हमारे पास यहाँ पर 3.5 नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पर वास्तविक संख्या में से 3.5 को यहाँ से हटा दिए हैं, वैसे हमने यहाँ पर वास्तविक संख्या में से 7/5 को हटा दिए। ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए करे हैं, हमने यहाँ पे 7/5 को इसलिए हटा दिए क्योंकि यदि हम लोग इस वैल्यू को फलन में रखते हैं, हमारे पास जो फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) बराबर कितनी दी हुई है, f(x) हमारे पास दिया हुआ है 3x + 4/5x - 7। क्योंकि यदि हम लोग फलन f में x का मान 7/5 रखेंगे तो हमारे पास जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर f 7/5 यहाँ पर x की जगह रखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, f 7/5 का प्रतिबिंब यहाँ पे निकलेगा। हम देखते हैं कि हमारे पास प्रतिबिंब निकलता है कि नहीं, क्या फलन अपरिभाषित आता है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 7/5, क्योंकि अब यहाँ पे x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था। अब यहाँ पे 7/5 आ गया तो हम लोग x की जगह 7/5 लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा +4 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 5 × 7/5 - 7। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 21/5 + 4 अपॉन, यहाँ पे नीचे आएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 7 - 7। हमको ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो पास आ जाएगा 7 - 7 मतलब 0। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अपॉन 0 आ रहा है, मतलब हमारे पास जो भी मान होता है, जैसे हमारे पास 1/0 रहता है तो क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि हम लोग इसका मान इन्फिनिटी लिखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर कुछ अपॉन 0 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा फलन हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास इस समुच्चय में। हमारा जो फलन f था वो इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित था, g फलन है वो हमारे पास इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित है, और हमारे पास जो g फलन की जो वैल्यू दी हुई है 7x + 4/5x - 3 है। अब हमारे पास इस समुच्चय में हमारे पास वास्तविक संख्या में हमारे पास 3.5 नहीं है। हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर x की जगह 3.5 रखेंगे तो ये भी जो फलन है वो हमारे पास अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 0 आ जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमको तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो फॉग की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है IA, और हमको सिद्ध करके लाना है गॉफ बराबर हमको लाना है हमको IB। यहाँ पे जो IA और IB हमारे पास तत्समक फलन है। हमने इसका मतलब इसके थोड़ी देर पहले समझा था कि यदि हम लोग यहाँ पर x रखते हैं तो हमारे पास x ही आ जाता है, वैसे हम लोग यहाँ पर x रखते हैं तो हमारे पास x ही आ जाता है। तो हम लोग इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉग x बराबर x ही ला दें हम लोग, और यहाँ पर जो गॉफ x बराबर x ही ला दें, तो हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये है और इसका मतलब हमारे पास ये है। तो हम लोग आइए सबसे पहले सिद्ध करते हैं, फॉग x बराबर x प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फॉग x, हम लोग इसको लिख सकते हैं
एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हमारे पास जी एक्स की वैल्यू है 7x + 4 अपॉन 5x - 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे f, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x + 4 अपॉन 5x - 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू इतनी दी हुई थी। फलन fx दिया हुआ था 3x + 4 अपॉन 5x - 3। यदि यहाँ पे x था हमारे पास, यहाँ पे x था हमारे पास, तो यहाँ पे भी x था। अब यदि हमारे पास यहाँ पर x की जगह आ गया 7x + 4 अपॉन 5x - 3, तो यहाँ पे जो x आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 3, और x की जगह तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी कि 7x + 4 अपॉन 5x - 3 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 7, क्योंकि x फिर से, यहाँ पे x फिर से है, तो इसलिए हम लोग x की जगह 7x + 4 अपॉन 5x - 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -7 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमको सॉल्व करने पे मिलेगा 3 का इंटू हम लोग सब में कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21x प्लस हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन नीचे आ जाएगा 5x - 3 + 4 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 का इंटू हम लोग इसमें कर देते हैं ऊपर के नंबर्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35x प्लस 20 अपॉन 5x - 3 -7 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 5x - 3, तो हमारे पास 21x + 12 आ जाएगा प्लस में, और हमारे पास आ जाएगा 4 × 5x - 3। इसका इंटू इसमें कर दिया अपन ने, इसका इंटू इसमें कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब अपन में नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इसका इंटू इसमें कर देते हैं, और इसका इंटू इसमें कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 35x + 20, और यहाँ पे आ जाएगा -7 इंटू में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5x - 3। इसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 21x + 12 प्लस 5 4 जा 20x - 12 अपॉन में आ जाएगा 5x - 3, और हमारे पास यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 5x - 3 भी था ना, हमारे पास नीचे आ जाएगा यहाँ पे 35x + 20 - 7 5 जा 35x, और माइनस प्लस 21। इसके आगे हमारे पास आ जाएगा 21x + 20x, हमारे पास आ जाएगा 41x, और हमारे पास 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा 5x - 3, डिवाइड कटाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास नीचे इंटू आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 5x - 3 भी था, तो हमारे पास आ जाएगा इंटू, हम लोग ए वाला डिवाइड हटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। हम लोग यहाँ पर 35x को 35x से काट सकते हैं, क्योंकि प्लस में और ये माइनस में, और हमारे पास 20 + 21 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 41, और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास 5x - 3। तो हम लोग इसको दोनों काट सकते हैं। वैसे हमारे पास जो 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा x। हमने लेकर क्या चले थे, हमने लेकर चले थे यहाँ पर fog x लेकर चले थे, और हमारे पास लास्ट में क्या आ गया x आ गया, हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे x आ गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे पास जो fog बराबर आई हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम लोग इसको गॉफ के लिए चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गॉफ निकालना है हमको यहाँ पर गॉफ x बराबर x प्रूफ करके लाना है। तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा f(x) बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास fx दिया हुआ था 3x + 4 अपॉन 5x - 7, तो हम लोग इसको यहाँ पे fx की जगह लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा fx मतलब 3x + 4 अपॉन 5x - 7 आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं हमको g ऑफ ये वाला फलन निकालना अपने को। जब यहाँ पर x था तो हमारे पास यहाँ पर x और x था। अब हमारे पास x की जगह आ गया 3x + 4 अपॉन 5x - 3, तो हम लोग यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 3x + 4 अपॉन 5x - 7 लिखेंगे, और इसी x की जगह भी वही लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7, हमारे पास 7 है ना, इंटू यहाँ पे x था, तो हमारे पास अब क्या है यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 × x मतलब ये पूरा का पूरा 3x + 4 अपॉन 5x - 7 इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7 का इंटू ऊपर में हो जाएगा दोनों में, वैसे 5 का इंटू दोनों में कर देते हैं। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 7 3 जा 21x प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28 अपॉन
अपॉन में आ जाएगा 5x माइनस 7 प्लस 4, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 3 में हो तो 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 5x माइनस 7 अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं अपन लोग। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 7, इसके इंटू इसमें कर देते हैं और इसके इंटू इसमें कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21x प्लस 28 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7। वैसे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15x प्लस 20 माइनस 7 इंटू 5x माइनस 7 आ जाएगा, अपॉन में 5x माइनस 7। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 21x प्लस 28 प्लस 5 4 जा 20x माइनस 7 4 जा 28, अपॉन नीचे आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 5x माइनस 7। अब हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15x प्लस 20 माइनस 7 5 जा 35x माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 7 7 जा 49, अपॉन में आ जाएगा 5x माइनस 7। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 21x प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 41x, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 28 और माइनस 28 कट जाएंगे, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 7, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं तो हमारे पास इंटू का सिंबल लग जाएगा और ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 7 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया, हमने यहाँ पे हमारे जो फलन था जिस फलन में हमारे पास -3 था, हमने यहाँ पर -7 लिख दिए जो कि हमने गलती कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है -3। अब इसके आगे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे -3 अपॉन 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3। अब हम इसको लिखते हैं 5 3 जा 15x, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नीचे 15x आ जाता है यहाँ पर, और हमारे पास आ जाता 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता 21। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर 15x को 15x से काट सकते हैं और 20 प्लस 21 मतलब 41 आ जाएगा नीचे। हम लोग यहाँ पर 5x माइनस 7 को 5x माइनस 7 से काट सकते हैं और हम 41 को 41 से काट सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x। हमने लेकर क्या चले थे, हमने यहाँ पे लेकर चले थे g ऑफ x लेकर चले थे, मतलब गॉफ x लेकर चले तो हमारे पास लास्ट में x आ गया, तो हमने यहाँ पर गॉफ IB प्रूफ कर दिया। अब भाई हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है यदि हमारे पास फलन f जो कि a से b में परिभाषित है और हमारे पास जो g है वो b से c में परिभाषित है एक ही है, तो हमको यहाँ पर जो गॉफ फलन है जो कि a से c में परिभाषित है वो भी एक ही होता है, हमको ये सिद्ध करके लाना है। हमारे पास जो फलन f है वो भी एक ही दिया हुआ है और जो फलन g है वो भी एक ही दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर गॉफ को एक ही सिद्ध करके लाना है। हमारे पास जो फलन यहाँ पर f है वो एक ही दिया हुआ है, यदि मान लीजिए हमारे पास जो फलन f है वो एक ही नहीं दिया होता तो हम लोग इसके पहले जो प्रोसेस क्या थी हमारे पास, हम लोग दो अवयव चूज़ करते थे समुच्चय A से, तो हम लोग मान लिए समुच्चय से दो अवयव x1 और x2 जो कि अवयव किसके हैं A के। अब हम लोग दोनों का प्रतिबिंब सेम लेकर चलते थे और यदि हमारे पास लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाता था तो हम लोग बोलते थे ये जो फलन है वो एक ही फलन है, पर यहाँ पे जो फलन है वो पहले से एक ही दिया हुआ है फलन f। वैसे हमें यदि गॉफ फलन को एक ही सिद्ध करके लाना है तो हमको यहाँ पर गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 लेकर चलना पड़ेगा, और यदि हमारे पास लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे जो गॉफ फलन है वो एक ही फलन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वाली स्टेप लेकर चलते हैं और वाली स्टेप लाते हैं, तो हमारे पास स्टेप से आ जाएगा हमारे पास गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 हमने माने हैं। अब हमको x1 बराबर x2 प्रूव करके लाना है। हम लोग यहाँ पर गॉफ x1 को लिख सकते हैं g f x1 लिख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर गॉफ को लिख सकते हैं, और हम लोग गॉफ x2 को लिख सकते हैं g f x2 लिख सकते हैं। यदि हमारे पास जो f है वो एक ही फलन होता था तो हमारे पास यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है वो x2 के बराबर हो जाती थी। वैसे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो फलन है वो g वो एक ही फलन है, तो हमारे पास यहाँ पर जो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर
पूरा का पूरा हमारे पास fx1 ही दिया हुआ है और यहाँ पे x2 के स्थान पर हमारे पास पूरा का पूरा fx2 दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि g एक ही है इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा gfx1 बराबर हमारे पास आ जाएगा fx2। अब क्योंकि हमारे पास फलन f भी एक ही है और यदि फलन f एक ही है तो हमारे पास यहाँ पर जो ये वाले अवयव हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको लास्ट में लिख सकते हैं x1 बराबर x2, क्योंकि ये एग्जाम्पल में दिया हुआ था। हमारे पास यहाँ पर लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास जो गॉस फलन है वो एक ही फलन होगा। यदि हमारे पास f एक ही है, g एक ही, तो हमारे पास गॉस भी एक ही होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल 19 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फलन f है वो a से b में है और जो फलन g है वो b से c में है। और हमारे पास जो फलन दोनों फलन है f और g फलन है वो आच्छादक पहले से दिए हुए हैं। तो हमको जो गॉस फलन है जो कि a से c में परिभाषित है उसको भी आच्छादक प्रूफ करके बताना है। हमारे पास जो f और g फलन है वो आच्छादक दिए हुए हैं। अब हमको गॉस फलन जो कि a से c में परिभाषित है उसको भी आच्छादक प्रूफ करके बताना है। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय a के जितने भी अवयव हम लोग उसको x से प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय b के प्रत्येक अवयव को हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं, वैसे समुच्चय c के प्रत्येक अवयव को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो फलन f है वो आच्छादक है, इसलिए हमारे पास जो प्रत्येक अवयव b में प्रेजेंट होंगे उसका हमारे समुच्चय b में एक पूर्व प्रतिबिंब होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे x है तो हमारे पास इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पे fx मिल जाएगा हमको। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्रत्येक x के लिए हमारे पास यहाँ पर y उपस्थित है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव जो कि हमारे समुच्चय b में है उसके लिए हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब होगा हमारे समुच्चय a में। तो हमारे पास जो x का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा वो fx बराबर y आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास जो g फलन है वो भी एक आच्छादी फलन है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो c के प्रत्येक अवयव होंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे b समुच्चय में होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ के प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ y आ जाएगा जो कि z के बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं b के प्रत्येक अवयव के लिए मतलब y के लिए हमारे पास c में प्रतिबिंब है। या फिर हम बोल सकते हैं c के प्रत्येक अवयव के लिए मतलब z के लिए हमारे पास b में हमारे पास क्या है एक पूर्व प्रतिबिंब है। यानी कि यहाँ पर एक आच्छादी है, हमारे पास जो फलन fx है वो भी आच्छादी है और y भी आच्छादी है। इस कंडीशन का मतलब है हमारे पास जो फलन f है वो आच्छादी फलन है। इस कंडीशन का मतलब है हमारे पास जो g है वो एक आच्छादी फलन है। ये ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास समुच्चय c के प्रत्येक अवयव के लिए यदि हमारे पास x में क्या हो पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, यानी कि हमारे पास क्योंकि गॉस फलन a से c में परिभाषित है, यदि हमको गॉस को आच्छादी प्रूफ करना है तो हमको c के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमको a में दर्शाना पड़ेगा। यानी कि हमको प्रूफ करके लाना है गॉस x बराबर z प्रूफ करके लाना है। यहाँ पे जो x अवयव हमारे पास इस a समुच्चय का अवयव है। तो आइए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे LHS बराबर हमारे पास दिया हुआ है गॉस x दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं g, यहाँ पे अंदर आ जाएगा हमारे पास fx और हमारे पास fx की वैल्यू दी हुई है y, तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं g ऑफ y लिख सकते हैं। और हमारे पास gy की वैल्यू क्या दी हुई है, हमारे पास gy की वैल्यू z दी हुई है, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे z, यानी कि हमने RHS प्रूफ करके ला दी। यानी हमारा जो फलन गॉस था हमारे पास एक आच्छादी फलन हो जाएगा। एग्जाम्पल 20 में हमको f तथा g ऐसे दो फलनों पर विचार करना है। हमारे पास वहाँ पर जो गॉस फलन परिभाषित है और वो एक ही भी है, तो हमको बताना है कि जो f और g क्या दोनों अनिवार्यतः एक ही होंगे या नहीं होंगे। हमारे पास यहाँ जो फलन fx है उसका मान दिया हुआ है x और जो फलन gx है उसका मान दिया हुआ है x। अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक का प्रतिबिंब निकालते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ यदि हम लोग इस फलन में 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 का प्रतिबिंब 2 ही आ जाएगा। वैसे हम लोग 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। वैसे हम लोग यदि 4 रखेंगे तो 4 ही आ जाएगा। हम लोग इस फलन का यूज़ x की 4 वैल्यू के लिए कर सकते हैं बस। अब हम ये वाले 1 का प्रतिबिंब निकालते हैं तो हमको g फलन का यूज़ करना पड़ेगा। यदि हम लोग इस फलन में 1 रखते हैं तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और हमारे पास दिया हुआ था एग्जाम्पल में कि g5 की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है और g6 की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है। g5 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 5 है और g6 की वैल्यू भी हमारे पास 5 ही है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे जो फलन f है वो एक ही है या नहीं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फलन f है वो एक ही है, क्योंकि हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए परिसर में अलग अलग प्रतिबिंब है और प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग इस फलन को
एकाकी फलन बोल सकते हैं। पर यहाँ पे जो फलन g है वो एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 का प्रतिबिंब भी 5 आ रहा है और 6 का प्रतिबिंब भी 6 आ रहा है। हमारे पास ये जो g है वो एक बहुएक फलन है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो गॉफ होगा वो हमारे पास एकाकी फलन होगा या नहीं। हम लोग गॉफ निकालते हैं। यहाँ पे हम जो वैल्यू रखते हैं इस समुच्चय से रखते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इस समुच्चय की आती है। अब देखते हैं हमारे पास जो समुच्चय है वो एकाकी है क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे गॉफ x बराबर हम लोग यहाँ पर गॉफ x में वैल्यू रखते जाएंगे। और गॉफ x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से आती है, हमारे पास इस समुच्चय से आती है। तो हम लोग यहाँ पे 4 वैल्यू लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो हम लोग सबसे पहले x की जगह लिखते हैं 1, तो हमारे पास आ जाएगा गॉफ 1। इसको लिखा जा सकता है GF1 लिखा जा सकता है। और हम लोग यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक का प्रतिबिंब। और एक का प्रतिबिंब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक का प्रतिबिंब एक ही है, तो हमारे पास यहाँ पर G1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो G1 मतलब 1 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, पर G फलन में, G का फलन में हमारे पास 1 का प्रतिबिंब 1 ही है, तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 रखे थे तो हमको 1 प्रतिबिंब मिल गया। अब हम इसको चेक करते हैं, गॉफ 2 के लिए चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर G और यहाँ पे आ जाएगा F2। और यहाँ पे F2 का यानी कि 2 का प्रतिबिंब, और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या है, F फलन में 2 ही है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। और G2 मतलब 2 का प्रतिबिंब हमारे पास G फलन में कितना है, 2 ही है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 2 रखे तो हमको एम भी 2 मिल गई, यानी कि गॉफ 2 की वैल्यू भी हमको 2 ही मिल गई। हम चेक करते हैं गॉफ 3 के लिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी GF3 और 3 का प्रतिबिंब हमारे पास है 3 ही है, यहाँ पे आ जाएगा 3। और G3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर G3 मतलब इस G3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। वैसे हम चेक करते हैं गॉफ 4 के लिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी GF4 और F4 की वैल्यू हमारे पास है 4 है, तो हमारे पास इस वैल्यू आ जाएगी यहाँ से G4 और G4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, G4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास जो गॉफ फलन था वो A से C में परिभाषित था। अब यदि हम लोग यहाँ पर A से अवयव रखते जाते हैं तो हमको C के अवयव मिल रहे हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर A की जगह 1 रख रहे हैं, यदि हम लोग यहाँ पर गॉफ फलन में x की जगह 1 रखते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है C का 1 अवयव मिल जाता है। गॉफ 2 रखते हैं तो हमको 2 मिल जाता है, गॉफ 3 रखते हैं तो हमको 3 मिल जाता है, और गॉफ 4 रखते हैं तो 4 मिल जाता है। यानी कि प्रत्येक अवयव का समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय C में प्रतिबिंब है, और सब के अलग अलग प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है। इसीलिए हम लोग गॉफ को एक एकाकी फलन बोल सकते हैं। पर यहाँ पे जो G होगा वो हमारे पास एक एकाकी फलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अवयव के सेम प्रतिबिंब आ रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 21 में हमको जो गॉफ है वो हमको दिया हुआ है आच्छादक है, तो हमको बताना है क्या F तथा G दोनों आच्छादक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मान लीजिए हमारे पास जो फलन है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू में परिभाषित है, और जो हमारे पास फलन G है वो यहाँ से यहाँ परिभाषित है, और हमारे पास जो फलन है वो इन वैल्यूज़ के लिए परिभाषित है। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 ही है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 2 ही है, 3 का हमारे पास 3 और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास 3 है, 3 का भी 4 है, नहीं सॉरी 3 का भी 3 है और 4 का भी 3 है प्रतिबिंब हमारे पास। वैसे हमारे पास यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 1 ही है, 2 का प्रतिबिंब 2 ही है, 3 का प्रतिबिंब और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास 3 ही आ रहा है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन f है और g है वो आच्छादक है या नहीं। हमारे पास जो फलन f है वो आच्छादक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो f का जो परिसर है उसमें जो अवयव 4 है उसका हमारे पास इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम लोग फलन f को आच्छादक नहीं बोल सकते। पर हमारे पास जो फलन g है वो यहाँ पे आच्छादक है, क्योंकि हमारे पास 1 का 2 का और 3 का हमारे पास इसमें मतलब g के प्रांत में हमारे पास क्या हो जाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। यहाँ पे 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 के हमारे पास 2 पूर्व प्रतिबिंब है, 3 भी है और 4 भी है। अब आइए देखते हैं हमारे पास जो गॉफ फलन है वो आच्छादक है या नहीं। गॉफ फलन आच्छादक कब होगा, यदि हमारे पास C के प्रत्येक अवयव का हमारे पास A में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा तो हम लोग यहाँ पर गॉफ फलन को आच्छादक बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गॉफ फलन है वो A से C में परिभाषित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गॉफ की वैल्यू निकालते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं गॉफ को G ऑफ F(x), और यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे समुच्चय A से। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा GF1 बराबर हमारे पास आ जाएगा
F1 और हमारे पास यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास यहाँ पर F1 की वैल्यू दी हुई है 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा G और यहाँ पे आ जाएगा 1 और G1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 ही दी हुई है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर G ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही आ गया, यानी कि हमारे पास जो 1 का जो प्रतिबिंब था वो 1 ही आ गया। हम चेक करते हैं वैसे ही 2 के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर G ऑफ F2 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं G F2 लिख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पर F2 की वैल्यू दी हुई है 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा G2 और G2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, तो लास्ट में हमारे पास 2 आ गया। वैसे हमारे पास जो G ऑफ F2 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर G ऑफ F3 तो हमारे पास यहाँ पर F3 की वैल्यू दी हुई है 3, तो हम लोग इसकी जगह 3 लिख देंगे। वैसे ही हमारे पास G3 की वैल्यू दी हुई है 3, तो लास्ट में हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। अब हम निकालते हैं G ऑफ 4 की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी G ऑफ 4 बराबर G F4 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, F4 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा G3 और G3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 और हमारे पास G3 की वैल्यू भी कितनी है, G3 की वैल्यू भी 3 दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3, यानी कि हमारे पास G ऑफ F4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास जो 1 का प्रतिबिंब क्या था, 1 ही था, 2 का प्रतिबिंब 2 था, 3 का प्रतिबिंब 3 था और 4 का प्रतिबिंब भी 3 था और जो हमारा फलन था वो A से C में परिभाषित था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 1 का जो प्रतिबिंब है, हमको 1 का प्रतिबिंब मिल रहा है 1, वैसे हमारे को 2 का प्रतिबिंब मिल रहा है 2, 3 का मिल रहा है 3 और 4 का भी मिल रहा है 3, यानी कि हम लोग देख सकते हैं C के प्रत्येक अवयव का हमारे पास A में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो गॉस फलन है जो कि A से C में परिभाषित है, इसको हम लोग एक आच्छादी फलन बोल सकते हैं। हमारे पास जो 3 है इसके समुच्चय में 2 पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, 3 और 4। हमने अभी फलनों का संयोजन पढ़ा, यानी कि हमने अभी फॉग फलन पढ़ा और गॉस फलन पढ़ा। अब हम समझेंगे व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है जो कि x से y में परिभाषित है, हमारे पास यहाँ समुच्चय x में x अवयव है, यहाँ पर जो x अवयव है इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे हमारे पास यहाँ पे y है, y समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इस फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे यदि हमारे पास और एक फलन होगा जो कि हमारे पास y से x में परिभाषित होगा। हमारे पास मान लीजिए g फलन होगा जो कि हमारे पास y से x में परिभाषित होना चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं यदि हम लोग यहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल कर दे। पहली कंडीशन हमारे पास होगी गॉफ बराबर यदि हम लोग Ix प्रूफ कर दे और यदि हम लोग यहाँ पर फॉग बराबर Iy प्रूफ कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो फलन f है वो एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमने एग्जाम्पल 17 में देखा था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं g ऑफ fx लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर x। इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ gy बराबर y। यदि हम लोग यहाँ पर 2 कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो हम लोग इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ix और iy हमारे पास तत्समक फलन है। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, हमारे पास यहाँ पे जो गॉस फलन है ही नहीं और फॉग फलन तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास यदि x का प्रतिबिंब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर fx बराबर y आ जाएगा। यदि हम लोग इसको प्रांत माने और इसको परिसर माने, क्योंकि हमारे पास फलन इस बार y से x में परिभाषित है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमको y का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिलेगा x में। जिस प्रकार हमारे पास x का प्रतिबिंब हमको मिला था y, वैसे हमको यहाँ पे मिल जाएगा y का प्रतिबिंब x मिल जाएगा, यानी कि हम लोग इसको g ऑफ y लिख सकते हैं। हमारे पास क्योंकि y की वैल्यू तो fx है तो हम लोग यहाँ पर y की जगह fx लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा g ऑफ fx, यानी कि हमारे पास गॉस फलन आ गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, fx बराबर y दिया हुआ है और हमने अभी देखिए हमारे पास x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग g ऑफ y लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा यहाँ पर f और x की जगह हम लिखेंगे gy, यहाँ पे हम लोग gy लिख देते हैं। तो हमारे पास इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हम इसी को लिखते हैं फॉग और हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग f ऑफ gy, यानी कि हमारे पास फॉग फलन भी आ गया और गॉस फलन भी आ गया।
अब मान लीजिए हमारे पास जो फलन f है यदि व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध हो जाता है तो हम लोग इस कंडीशन में जो फलन g है हम लोग इसको f का प्रतिलोम बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको g को f इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास पहली मेथड हुई f को व्युत्क्रमणीय फलन प्रूव करने की। हमारे पास और एक मेथड है जिससे हम लोग फलन f को व्युत्क्रमणीय प्रूव कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है यदि हमने फलन f को एकैकी तथा आच्छादक प्रूव कर दिए तो हम इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं और उस कंडीशन में हमारे पास जो g होगा वो f का प्रतिलोम कहलाएगा। यहाँ पे जो हम लोग g को f इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि f को व्युत्क्रमणीय प्रूव करने की हमारे पास दो मेथड हो गई। पहली मेथड में यदि हम लोग यहाँ पर g ऑफ f x का मान x प्रूव कर दें और f ऑफ g y का मान हम लोग y प्रूव कर दें तो हम लोग इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। पर हमारे पास g एक फलन का अस्तित्व होना चाहिए जो कि y से x में होना चाहिए। वैसे हमारे पास दूसरी मेथड क्या हो जाएगी, यदि हम लोग यहाँ पर फलन f को एकैकी तथा आच्छादक प्रूव कर देते हैं तो हम लोग इस फलन को व्युत्क्रमणीय बोल सकते हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल नंबर 23 से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 23 में हमारे पास जो फलन है वो n से y में परिभाषित है और हमारे पास जो फलन की वैल्यू दी हुई है 4x+3 है। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो n में अवयव x अवयव है और वैसे हमारे पास y में y अवयव है। यहाँ पे जो x है वो प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, वहाँ पे जो y है वो भी इस y समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि यहाँ का प्रत्येक अवयव हमारे पास यहाँ के अवयव का प्रतिबिंब होगा तो हम लोग इसको y को लिख सकते हैं f(x) बराबर y लिख सकते हैं। वैसे हमको यदि f को व्युत्क्रमणीय फलन प्रूव करना है तो हमको यहाँ पर और एक फलन जो कि y से x में होगा उसको परिभाषित करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे x था तो हमारे पास f(x) बराबर y कर दिया हमने। अब यदि हमारे पास यहाँ पर y है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे था हमारे पास तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x को fy, क्योंकि हमारे पास जो x है वो y का प्रतिबिंब है। यदि हम लोग इसको प्रांत लेते हैं और इसको परिसर लेते हैं, हमारे पास यदि फलन f को लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा और ये परिसर हो जाएगा। और यदि फलन हम लोग g लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसको बोलेंगे प्रांत और इसको बोलेंगे परिसर। तो हम लोग फलन f को पहले मेथड से व्युत्क्रमणीय फलन प्रूव करके देखते हैं। तो हमको फलन f को व्युत्क्रमणीय प्रूव करने के लिए हमको गॉफ x बराबर हमको लाना पड़ेगा x और हमको फॉग y बराबर लाना पड़ेगा हमको y। हम यहाँ पर g ऑफ f(x) बराबर x को गॉफ i x लिख सकते हैं, f ऑफ g y बराबर y को हम लोग फॉग बराबर i y लिख सकते हैं। अब हमको ये प्रूव करके लाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग g ऑफ f(x) बराबर x प्रूव करके लाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमको f(x) की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी और हमको gy वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास f(x) तो है पर हम लोग हमारे पास gy नहीं है तो हम लोग इसको ला लेते हैं। हम लोग यहाँ पर f(x) की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग y लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4x+3 आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी y-3 बराबर 4x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी y-3/4 बराबर x और हम लोग x की जगह लिख सकते हैं fy। तो हमारे पास आ जाएगा y-3/4 बराबर, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। हमारे पास ये जो फलन था वो f फलन यहाँ से यहाँ था और हमारे पास जो g फलन है वो y से x में परिभाषित था। तो हमने यहाँ पर जो gy लिखना था हमको, यहाँ पर हमने यहाँ पर fy लिख दिए थे, यहाँ पे हमारे पास gy आता। यानी कि हम लोग x की जगह लिख सकते हैं gy। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे आ जाएगा gy, यानी कि हमने gy भी निकाल लिया। हमारे पास f(x) तो पहले से ही था हमारे पास। अब हम लोग g ऑफ f(x) निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ f(x) बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको g f(x) लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर f(x) की वैल्यू दी हुई है, f(x) की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4x+3 है तो हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब यदि हमारे पास gy की वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है तो हम लोग यदि यहाँ पर y है तो हमारे पास यहाँ पे y आ रहा था। अब हमारे पास इस वैल्यू में हमारे पास y के स्थान पे क्या दिया हुआ है 4x+3 है तो हमारे पास इस वैल्यू में हमारे पास y की जगह 4x+3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x+3 -3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमको 4x/4 मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो हमको x मिल जाएगा। हमने लेकर क्या चले थे, हमने यहाँ पर g ऑफ f(x) लेकर चले थे और हमको लास्ट में x मिल गया। अब हम सेकंड कंडीशन प्रूव करते हैं जो कि हमारे पास है फॉग y बराबर y प्रूव करके लाना है हमको। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फॉग y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ gy। अब हमारे पास gy की वैल्यू दी हुई है, कितनी है हमारे पास gy की वैल्यू y-3/4 है। यदि हमारे पास फलन में यहाँ पर x था तो हमारे पास यहाँ पर x था। अब हमारे पास फलन में यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे y-3/4 है तो हम लोग यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे
y माइनस 3/4 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 y माइनस 3/4 प्लस 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस 3 प्लस 3। यहाँ पे जो -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y, यानी कि हमने प्रूव कर दिया f ऑफ जी वाई बराबर y प्रूव कर दिया और हमारे पास g ऑफ एफ एक्स बराबर x प्रूव हो गया। यानी कि हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी, यानी कि हम लोग इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। अब यदि हमारे पास f व्युत्क्रमणीय फलन हो गया तो हम लोग इस g को क्या बोलेंगे, f का प्रतिलोम फलन बोलेंगे। हमारे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो g की वैल्यू क्या थी, जी वाई बराबर ये वैल्यू थी हमारे पास, तो हमारे पास इस कंडीशन में ये जो हमारे पास ये वैल्यू होगी हमारे पास f का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। यानी कि हम लोग g को f इनवर्स बोल सकते हैं। हम लोग इस g की जगह f इनवर्स रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू f इनवर्स y, तो हमारे पास यही है, हमारे पास क्या हो जाएगा f का प्रतिलोम फलन हो जाएगा। हम f इनवर्स और इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास दिया हुआ है f(x) बराबर y, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर f(x) बराबर y लिखेंगे। अब यदि हमारे पास फलन f इधर चले जाएगा तो हमारे पास इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर f इनवर्स y लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, हमने क्या निकाले x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू निकाले हैं, x की वैल्यू हमने निकाला था y माइनस 3/4 निकाला था, तो हमारे पास क्या आ जाएगी y माइनस 3/4 बराबर f इनवर्स y आ जाएगी, जो कि हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। अब आई सेकंड मेथड से हम लोग यहाँ पर फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन प्रूव करते हैं। इस मेथड में हमें f को व्युत्क्रमणीय प्रूव करने के लिए हमें इसे एक भी दिखाना पड़ेगा और आच्छादक भी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक दिखाते हैं। एक सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले n के हम लोग कोई भी दो अवयव लेते थे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर x1 और x2 अवयव लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग सबसे पहले दो अवयव लेंगे x1 x2 जो कि बिलोंग करेंगे किससे, n से। अब हम लोग इनका जो प्रतिबिंब है वो बराबर लेकर चलते थे, और यदि हमारे पास लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाता था तो हम लोग बोलते थे यहाँ पे जो फलन f है वो एक ही फलन है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, क्योंकि हमारे पास फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) बराबर 4x प्लस 3, तो हमारे पास f(x1) बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4x1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 4x2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फलन f है वो एक ही सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक है, यानी f को आच्छादक होने के लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हमको f(x) बराबर y प्रूव करके लाना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का हमारे पास प्रतिबिंब है। क्योंकि हमारे पास परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास इस कंडीशन में कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक होगा। तो हमको यहाँ पे f(x) बराबर y प्रूव करके ला देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हमारे पास फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) बराबर 4x प्लस 3। हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर f(x) बराबर 4x प्लस 3। हम लोग f(x) की जगह लिख सकते हैं y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 4x आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी हमको y माइनस 3/4 मिल जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग परिसर से y की वैल्यू कुछ भी रखे तो हमारे पास उसका प्रांत में कुछ ना कुछ पूर्व प्रतिबिंब आएगा ही। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि y के प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा। अब क्योंकि हमको फलन को आच्छादक प्रूफ करना है और आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमको f(x) बराबर y लाना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर f(x) बराबर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग x की वैल्यू जो हमने निकाले हैं इसको वैल्यू को रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3/4 आ जाएगा। और हमारे पास फलन की वैल्यू क्या दी हुई है, हमारे पास फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) बराबर 4x प्लस 3 दी हुई थी। यदि हमारे पास यहाँ पर x था तो हमारे पास यहाँ भी x आया था। अब यदि हमारे पास x की जगह हमारे पास y माइनस 3/4 है, तो हम लोग यहाँ पर x की जगह लिखेंगे y माइनस 3/4, तो हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस 3/4 प्लस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 3 प्लस 3, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y, यानी कि हमारे पास f(x) बराबर y आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो फलन f है वो आच्छादक भी है।
अब हमने क्योंकि फलन को एक एक भी प्रूव कर दिया और हमने फलन को आच्छादक भी प्रूव कर दिया, तो हम लोग इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। और वहाँ पे जो g है इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, f का प्रतिलोम कहलाएगा। हम लोग इसको f इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। अब हमारे पास हम लोग यहाँ पर f इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर y दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं से f इनवर्स निकाल देते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर f को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा। और हमने x की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3/4 है, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3/4 बराबर f इनवर्स y आ जाएगा। यानी कि हमारे पास फलन के प्रतिलोम की वैल्यू y माइनस 3/4 आ जाएगी। अब आगे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उन क्वेश्चंस को या तो फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं या तो हम लोग सेकंड मेथड से बना सकते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल अब 24 देखते हैं। यहाँ पे जो फलन है वो n से y में परिभाषित है और हमारे पास जो fn की वैल्यू क्या दी हुई है, n का स्क्वायर। हमको सिद्ध करना है कि जो फलन f है वो व्युत्क्रमणीय है और इसका f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 24 हमारे पास फर्स्ट मेथड से सॉल्व हुआ है, यानी कि इस एग्जाम्पल में उन्होंने गॉफ n बराबर n प्रूव कर दिया है और फॉग y बराबर y प्रूव कर दिया है। क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो x की जगह यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गॉफ n बराबर n था। हमारे पास इसके पहले हमने क्या देखे थे, हमने देखे थे कि गॉफ x बराबर x आया था और फॉग y बराबर y आया था। हम लोग इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर n की जगह ले लेते हैं x, ताकि हम लोग को जो सॉल्यूशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी सॉल्यूशन करे हमने x में करे, तो हम लोग यहाँ पर n की जगह x मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग इस फलन को f(x) बराबर x का स्क्वायर मान लेते हैं, ताकि हमारे जो सॉल्यूशन में हमको दिक्कत ना जाए। f को व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए हमको इसको एक भी प्रूफ करना पड़ेगा और आच्छादक भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक ही प्रूफ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर n के हम लोग मान लेते हैं दो अवयव ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर x1 और x2। तो हम लोग ले लेते हैं x1 और x2 दो अवयव ले लेते हैं हम लोग n के। अब हम लोग यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं। क्योंकि हमारे पास फलन fx बराबर x स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगी हमारे पास x2 का स्क्वायर। तो हमारे पास x1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सिंबल को नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सिंबल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने जो अवयव लेते हैं x1 और x2 हमने प्राकृतिक संख्या में से लिए थे, और प्राकृतिक संख्या में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। हमारे पास जो x1 और x2 के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सिंबल नहीं लेंगे। यानी कि हमने फलन f को एक ही प्रूफ कर दिया। अब हम फलन f को आच्छादक प्रूफ करेंगे। आच्छादक प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर लेते थे fx बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y, fx की जगह क्या जाएगा y बराबर x स्क्वायर। यानी कि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर आ जाएगा √y। हमको यहाँ पर f को आच्छादक प्रूफ करने के लिए fx बराबर y प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं और हम लोग RHS ला देते हैं। तो हमारे पास क्या fx है, यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या हमारे पास दी हुई है, √y दी हुई है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √y। और हमारे पास जो फलन है क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास फलन fx बराबर कितने दिया हुआ था, x स्क्वायर दिया हुआ था ना। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे x था तो हमारे पास x था। अब हमारे पास x की पोजीशन में आ गया √y, तो हम लोग को यहाँ पे x की जगह √y लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर √y का स्क्वायर। हमको पता है यहाँ पे आ जाएगा y, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर होता है, और हमारे पास पहले से यहाँ पर 2 की पावर प्रेजेंट है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा y, यानी कि हमारे पास fx बराबर y आ गया। यानी कि हम लोग इस फलन को आच्छादक बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो फलन है वो एक भी आ गया और फलन हमारे पास आच्छादक भी आ गया। इसलिए हम लोग इस फलन f को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास जो g है वो f का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। यानी कि हम यहाँ पे g को ही हम लोग f इनवर्स लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर f का प्रतिलोम निकालते हैं, यानी कि हम लोग f इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। हमको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, fx बराबर y प्रूफ हो गया हमारे पास। यानी कि हम लोग यहाँ पर fx बराबर y प्रूफ कर लिया है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे f इधर ट्रांसफर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर f इनवर्स आ जाएगा। f इधर ट्रांसफर होगा तो हमारे पास f इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू निकाले अपन ने √y। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, √y बराबर f इनवर्स y। तो हमारे पास f का प्रतिलोम फलन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √y आ जाएगी।
अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। हमारे पास जो फलन है वो n से r में परिभाषित है और फलन की वैल्यू दी हुई है 4x² प्लस 12x प्लस 15 दी हुई है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो फलन f है वो व्युत्क्रमणीय है और साथ ही हम लोग को f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। यहाँ पे जो उन्हें क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करे हैं उन्हें फर्स्ट मेथड से सॉल्व करे हैं। उन्होंने यहाँ पर गॉफ x बराबर x प्रूफ करें और यहाँ पर फॉग y बराबर y प्रूफ करके लाए हैं। हम लोग इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे। हमारे पास जो फलन है वो n से r में परिभाषित है और हमारे पास जो फलन की वैल्यू दी हुई है वो है 4x² प्लस 12x प्लस 15 दी हुई है। अब यदि हमको f को व्युत्क्रमणीय फलन प्रूफ करके लाना है तो हमको इसको एक एक भी दिखाना पड़ेगा और आच्छादक भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको एक एक सिद्ध करते हैं। तो हमको सबसे पहले n के दो अवयव लेना पड़ेगा x1 और s2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, n से। अब हमको इनका दोनों के प्रतिबिंब बराबर लेकर चलना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 15 को 15 से काट सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 4x1 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग इधर ला लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x2 का स्क्वायर प्लस 12x1, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12x2 बराबर 0 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। वैसे हमारे पास यदि यहाँ पर 12 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 आ जाएगा बराबर 0। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है। हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह है x1, b की जगह है x2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4a प्लस बी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 प्लस ये तो हमारे पास जैसा का वैसे ही रह जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे x1 माइनस x2 यहाँ पे भी है, x1 माइनस x2 यहाँ पे भी है, तो दोनों कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ये पूरा का पूरा बच जाएगा यानी कि 4x1 प्लस x2 बच जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12 बच जाएगा प्लस 12 बराबर 0। हमको क्योंकि जो फलन है उसको एक एक प्रूफ करना है, हमने यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चले हैं और हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए x1 बराबर x2 आना चाहिए, यानी कि हम लोग को इस नंबर को इस 0 के नीचे डालना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x1 माइनस x2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पूरे के पूरे को क्योंकि इसके साथ गुणे में है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है वो x1 माइनस x2 के साथ गुणे में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के नीचे चल जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। तो हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाएगा, यानी कि हम लेकर क्या चले थे fx1 बराबर fx2 लेकर चले थे, हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया, यानी कि हम लोग इस फलन f को एक एकाकी फलन बोल सकते हैं। हम लोग इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है a है और दूसरा नंबर हमारे पास b है। दोनों को गुणा करने पर यदि हमारे पास 0 आता है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि दो नंबर को गुणा करने पर 0 आ रहा है तो हमारे पास हो सकता है या तो ये नंबर 0 होगा या फिर हमारे पास ये वाला नंबर 0 होगा। यदि हमारे पास a 0 हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू b बराबर 0 हो सकता है, और यदि हमारे पास b 0 हुआ तो हमारे पास आ सकता है a इंटू 0 बराबर 0 सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है कि दोनों ही नंबर 0 होंगे तो हमारे पास 0 इंटू 0 बराबर 0 आ जाता है, यानी कि हमारे पास 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मान लीजिए a मान लीजिए और ये पूरे को पूरे मान लीजिए आप लोग b मान लीजिए, यानी कि दो नंबर का गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये नंबर 0 होगा या फिर हमारे पास ये वाला नंबर 0 होगा। हमारे पास यहाँ पर इसका मान 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो भी x1 x2 आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास जो x1 और जो x2 अवयव कहाँ के हमारे पास प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से अवयव लेने हमने यहाँ पर, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं आ सकती, पर इसकी वैल्यू 0 आ सकती है क्योंकि हमारे पास यदि x1 की वैल्यू हमने ले ली 4 और यदि हमने x2 की वैल्यू भी ले ली 4, क्योंकि हमारे पास जो 4 है वो प्राकृत संख्याओं का एक अवयव ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू 0 आ सकती है पर हमारे पास ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 पॉजिटिव नंबर्स है। अब हमें फलन को आच्छादी प्रूफ करके लाना है। हमारे पास फलन क्या दिया हुआ है, हमारे पास फलन दिया हुआ है f(x) बराबर दिया हुआ है 4x²
प्लस 12x प्लस 15 दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग y बराबर दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 15 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4x² ही आ जाएगा। और हम लोग 12x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3, तो हमारे पास 12x ही आ रहा है, देख लीजिए हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और हमारे पास x का x आ जाएगा। और आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 15। हमने यहाँ पर इसको ही लिखा है, पर हमने अलग तरीके से लिखा है। हमने क्यों लिखा है आपको आगे पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर जो 4x² है हमने इसको 2x का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और जो हमारे पास 12x था हमने इसको 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख दिए हैं। वैसे हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर का ऐड करें। यदि हम लोग इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, और हमारे पास प्लस 15 का प्लस 15 है, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यदि हम लोग यहाँ पर 2x को मान लेते हैं a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2x, और हमने 2x को तो क्या माने, a माने ना, तो हमारे पास यहाँ पे b आ जाएगा। और हमने यहाँ पे जो 3 उसको मान लिया b, और यदि हमने 3 को b माने तो हमारे पास लास्ट में भी b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह क्या है, हमारे पास 2x है, और b की जगह हमारे पास यहाँ पर है 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, माइनस हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर जैसा का वैसा ही है, और प्लस 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 प्लस 15, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखे थे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यदि हमारा स्क्वायर इधर आएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 6 का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा रूट y माइनस 6 और माइनस 3 बराबर 2x आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगी, यानी कि हमने x की वैल्यू निकाल ली है। हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग को f को अत्यधिक प्रूफ करने के लिए f x बराबर y प्रूफ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू की जरूरत पड़ती। हम लोग यहाँ से लेते हैं LHS लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर LHS, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है fx दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर x की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो हमने निकाले यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगी। यदि हमारे पास यहाँ पर f के साथ x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था और यहाँ पे भी x था। अब यहाँ पे जो x की जगह हमारे पास क्या पूरी की पूरी वैल्यू है, तो हमको यहाँ पर x की जगह पूरी की पूरी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर, तो हमारे पास 4 तो जैसा का वैसे ही रहेगा। और हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू है, तो रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। का हमारे पास स्क्वायर भी है तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है प्लस 12x, तो प्लस 12 और x की जगह फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और हमारे पास लास्ट में क्या है प्लस 15 है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस 15। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट y माइनस 6 माइनस 3 का भी स्क्वायर है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना। हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास है 12 अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 है, प्लस हमारे पास 15 है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है मतलब 4 है, तो हम लोग 4 को 4 से काट सकते हैं। अब हमारे पास बच जाएगा, हम इसको मान सकते हैं पूरे के पूरे को a मान सकते हैं और पूरे को b मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है हमारे पास a स्क्वायर मतलब रूट y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे रूट वाई माइनस 6 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। और हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हमने मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट वाई माइनस 6, हम लोग 6 का इंटू इसमें भी करेंगे और 6 का इंटू इसमें भी कर देंगे, और माइनस आ जाएगा हमारे पास 6 3 जा 18 आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में प्लस 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस 6 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि हम इसके ऊपर 1/2 की पावर है, पे पावर हमारे पास 2 की है, माइनस यहाँ पे हमारे पास है 3 2 जा 6, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और अंडर रूट y माइनस 6 जैसा का वैसा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 अंडर रूट y माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 6, और हमारे पास यहाँ पर -6 रूट y माइनस 6 से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y माइनस 6 बची, और हमारे पास +9 बचा और -3 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा y -6 और -3 हो जाएगा -9 + 9, यानी कि हमको लास्ट में मिल गया y। हमने लेकर क्या चले थे, हमने लेकर चले थे यहाँ पर fx/y लेकर चले थे, और हमने लास्ट में y प्रूफ कर दिए, यानी कि हमने fx लेकर चले थे और हमने लास्ट में y प्रूफ कर दी, यानी कि हम लोग इस फलन को अच्छा तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि फलन एक एक की और अच्छा तक दोनों है, इसलिए हम लोग इस फलन को व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। इसलिए इस फलन का एक प्रतिलोम भी उपस्थित होगा, और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास fx बराबर y दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा, और हमने x की वैल्यू निकाल चुके थे। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास x की वैल्यू आई थी, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, रूट के अंदर y माइनस 6 -3/2 आई थी, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट y माइनस 6 -3/2 आ जाएगा, बराबर f इनवर्स y आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पर फलन f का इनवर्स भी यानी कि प्रतिलोम भी निकाल लिया। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 फलन दिए हुए हैं, f फलन n से n में परिभाषित है, g फलन n से n में परिभाषित है, और जो h फलन है वो n से r में परिभाषित है। और हमारे पास जो fx की वैल्यू दी हुई है 2x, gy की वैल्यू दी हुई है 3y + 4, hz की वैल्यू दी हुई है sin z दी हुई है। हमको सिद्ध करना है कि जो h ऑफ गॉफ बराबर हमको हॉग ऑफ f प्रूव करके लाना है। एग्जाम्पल नंबर 26 में हमको प्रूव करके लाना है h ऑफ गॉफ बराबर हमको लाना है हॉग ऑफ f लाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे LHS क्या है हमारे पास, LHS बराबर हमारे पास दिया हुआ है h ऑफ गॉफ दिया हुआ है, हम लोग इसको लिख सकते हैं h ऑफ गॉफ x लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मान लो गॉफ दिया रहता था तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, हम लोग इसको लिखते थे गॉफ x लिखते थे ना, वैसे हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर h और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास गॉफ x आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गॉफ को क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ पर हम लोग गॉफ को लिखते थे g और अंदर लिखते थे हम लोग fx लिखते थे ना, वैसे हमारे पास क्या आ जाएगा h और गॉफ x आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं h और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर g, और यहाँ पे आ जाएगा fx आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी h g, और हमारे पास fx की वैल्यू दी हुई है, कितनी है हमारे पास fx की वैल्यू, fx की वैल्यू 2x दी हुई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब यदि हमारे पास यहाँ पर y था gy में, तो यहाँ पे y आया था, अब यहाँ पे y की जगह हमारे पास क्या दी हुई है 2x वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास इस y की जगह भी 2x आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x + 4 आ जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6x + 4 लिख सकते हैं। अब यदि हमारे पास यहाँ पर z था h में, तो हमारे पास यहाँ पे भी z आया था। अब यहाँ पे हमारे पास z की जगह क्या है, हमारे पास 6x + 4 है, तो हमारे पास इस z की जगह भी 6x + 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे sin 6x + 4 लिख देंगे। हमने लेके क्या चले थे, हमने लेके चले थे h ऑफ गॉफ लेकर चले थे हमने, और हमने इसको इतना ला दिए। अब हम लोग लेकर चलते हैं RHS, और RHS हमारे पास क्या है, यहाँ पर हॉग ऑफ f है हमारे पास, तो हम लोग इसको लिखेंगे हॉग ऑफ f दिया हुआ है।
हम लोग इसको लिख सकते हैं हॉग ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसको आगे लिखा जा सकता है हॉग, और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एफ एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हॉग 2x आ जाएगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं एच जी 2x लिख सकते हैं। इसके आगे आ जाएगा हमारे पास h और जी 2x। हमारे पास यहाँ पर y की जगह दिया हुआ है 2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस y की जगह भी 2x आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 2x + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h 3 2 जा 6x + 4 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास की लास्ट में यहाँ पे z था, तो यहाँ पे भी z है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या भी अभी हमारे पास 6x + 4 है, तो हमारे पास z की जगह भी क्या आ जाएगा 6x + 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 6x + 4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लेकर चले थे, हमने तो हॉग ऑफ f लेकर चले थे, पर हमारे पास क्या आ गया sin 6x + 4 आ गया। हम लोग देख सकते हैं h ऑफ गॉफ की वैल्यू और हॉग ऑफ f की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, sin 6x + 4 आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों का फलन एक दूसरे के बराबर है, यानी हमने सिद्ध कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 27 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि आपको इसको करना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। एग्जाम्पल 28 में हमारे पास जो समुच्चय है वो 1 2 3 है, और हमारे पास जो फलन है वो एस से एस में परिभाषित है। हमको इस क्वेश्चन में बताना है हमारे पास जो एफ का प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं, और यदि अस्तित्व है तो हमको इसको ज्ञात भी करना है। तो आइए हम लोग इसका सबसे पहला पार्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है और 3 का प्रतिबिंब 3 है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फलन f है वो एक भी है और अच्छा तक भी है, इसलिए हम लोग इस फलन को f को व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। और यदि हमारे पास f व्युत्क्रमणीय फलन हो गया तो हमारे पास यहाँ पर और एक फलन होगा, जो कि कहाँ से कहाँ होगा, हमारे पास यहाँ से इस समुच्चय से इस समुच्चय में होगा g फलन जो। और क्योंकि यहाँ पर जो f है वो व्युत्क्रमणीय फलन हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे g को क्या बोल सकते हैं, एक प्रतिलोम बोल सकते हैं इसका f का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f इनवर्स लिख सकते हैं। और यदि हम लोग जी फलन की बात करें तो हमारे पास जी फलन के लिए हमारे पास ये हो जाएगा प्रांत और ये हमारे पास हो जाएगा परिसर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जी, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स बराबर हमारे पास हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रांत का वैल्यू लिखेंगे और फिर परिसर का वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 लिख देंगे। पर यहाँ पे जो पहला 1 है हमारे पास इस प्रांत का है, इस समुच्चय का है, और हमारे पास दूसरा 1 है वो हमारे पास इस परिसर का है, क्योंकि हमारे पास जी के लिए ये हमारे पास प्रांत है और ये परिसर है। और हमारे पास यहाँ पे जो एफ फलन में यहाँ पे जो पहला अवयव था हमारे पास प्रांत का था, और जो दूसरा अवयव हमारे पास क्या था, परिसर के लिए, क्योंकि एफ के लिए प्रांत ये है और परिसर ये है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 2 दिया हुआ है, 2 का 1 और 3 का 1। 1 का यानी कि 1 का हमारे पास 2 दिया हुआ है, वैसे ही 2 का हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और 3 का भी 1 ही दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फलन है हमारे पास न ही एकाकी है और न ही आच्छादक है, क्योंकि हमारे पास 3 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं है, और दूसरी बात हमारे पास ये जो फलन है वो एकाकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, इसलिए हम लोग इस फलन को व्युत्क्रमणीय फलन नहीं बोल सकते, इसलिए इसका प्रतिलोम भी उपस्थित नहीं होगा। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 3 है, 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 3 है, 3 का हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब 2 है, और 2 का प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पर 1 है, यानी कि हमारे पास जो फलन है वो क्या है, हमारे पास एकाकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब उपस्थित है, और प्रत्येक अवयव का हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए हम लोग इस फलन को एक व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते हैं। यदि हमारे पास f व्युत्क्रमणीय फलन हो गया तो हमारे पास एक फलन इस समुच्चय से समुच्चय में परिभाषित होगा, और हम लोग इसी को बोलेंगे f का प्रतिलोम, और जिसका मान f इनवर्स के बराबर होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको लिखेंगे g या फिर f इनवर्स बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1 यहाँ का और 2 यहाँ का, 1 के साथ 2, क्योंकि जी फलन के लिए हमारे पास ये प्रांत हो जाएगा और परिसर हो जाएगा ना, और हम लोग प्रांत के अवयव को हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि हम लोग इस अवयव को पहले लिखेंगे और इस अवयव को बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, वैसे हमारे पास 2 का प्रतिबिंब हमारे पास है 3 है,
और वैसे ही 3 का प्रतिलोम हमारे पास 1 है। हमने यहाँ पर एफ इनवर्स भी निकाल लिया, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एफ का प्रतिलोम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सॉल्यूशन देखेंगे। चैनल आपका है तो सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। जय हिंद।